हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं रवि नेहरा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रवि नेहरा क्लासेस में। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी और वो जो टर्म्स थी वो थी इनकम एंड एक्सपेंसेस, प्रॉफिट गेन एंड लॉस, सेल एंड परचेज, सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, गुड्स, स्टॉक, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, कॉस्ट, वाउचर्स एंड डिस्काउंट। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक ये क्लासेस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है, वहाँ से जाके आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट 3 और आज हम इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, जो बैलेंस पार्ट है हमारा, जो बैलेंस टर्म्स हैं, आज वो सारी टर्म्स आपकी ख़त्म हो जाएंगी। तो आज जो हमें टर्म्स पढ़नी है वो है बैड डेब्ट्स, बुक वैल्यू, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, डेबिट एंड क्रेडिट, डेप्रिसिएशन, एंटिटी, एंट्री, सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट, प्रोप्राइटर, रिबेट और इन लास्ट हमें पढ़ना है फाइनल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहले टर्म के साथ, बैड डेब्ट्स। द अमाउंट विच कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर इज नॉन एज बैड डेब्ट्स। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको डेटर्स एक बार रिवाइज करा देता हूँ। डेटर्स वो लोग थे जिनको आपने सेल करी थी ऑन क्रेडिट, उधार पे, ठीक है, और उनसे आपको पैसे लेने थे। तो वो लोग जिनसे आपको पैसे लेने थे, अगर उनसे पैसे नहीं मिल पा रहे हैं तो उस अमाउंट को हम बैड डेब्ट्स बोलते हैं। ठीक है, द रीज़न दैट डेटर्स आर अनेबल टू रिपे कैन वेरी फ्रॉम द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन गोइंग बैंकरप्ट और हैविंग सेवरल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, और इट कैन बी ड्यू टू अनविलिंगनेस ऑफ द डेटर टू पे द डेब्ट। देखिए, होता क्या है कि या तो डेटर बिल्कुल भी मतलब काबिल नहीं रहा है, ठीक है, वो बैंकरप्ट हो गया है, उसके पास पैसे नहीं है, इस वजह से वो दे नहीं पा रहा है, या फिर हो सकता है कि उसके पास पैसे हैं पर वो देना नहीं चाहता। तो दोनों ही कंडीशन में आपका पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा और वो जो पैसा है वो आपका बैड डेब्ट्स हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म है हमारी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू, देखिए नाम से ही पता लगता है कि बुक और वैल्यू कि ऐसी वैल्यू जो हमारी बुक्स के अंदर लिखी हुई हैं उन्हें हम बुक वैल्यू बोलते हैं। बुक्स के अंदर जैसे कि आप कोई मशीनरी खरीद के लाए, ठीक है, आपने एक मशीनरी खरीदी 10,000 रुपीज़ की, तो वो जो 10,000 रुपीज़ है वो आप अपनी बुक्स के अंदर लिखेंगे। तो जो वो बुक्स के अंदर आपने लिखे हैं उसी को हम बुक वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी आप अपनी बुक्स के अंदर अमाउंट लिख रहे हैं वो आपकी बुक वैल्यू कहलाएगी। नेक्स्ट है आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब है कि ऐसी कौन कौन सी बुक्स हैं जिनके द्वारा हम अपने अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे। तो इट इज़ द रिकॉर्ड और बुक्स इन विच ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑफ एन एंटिटी आर रिकॉर्डेड एंड मेंटेन। वो सारी बुक्स या सारे रिकॉर्ड्स जिनके अंदर आप अपनी एंटिटी, जो आपका बिजनेस है, उसकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, वो सारी की सारी बुक्स आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहलाएंगी। जैसे कि आपकी कैश बुक, आपकी बैंक बुक, आपका जर्नल, आपका लेज़र, ये सभी चीज़ें आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहलाती हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेफर्स टू द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड्स सोल्ड बाय अ कंपनी। दिस अमाउंट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर डायरेक्टली यूज टू क्रिएट द गुड्स। इट एक्सक्लूड्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सच एज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड सेल फोर्स कॉस्ट। देखिए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है। सबसे पहले है गुड्स सोल्ड। इसका मतलब ऐसा सामान जिसको आप बेचोगे, ठीक है, तो वो सामान जिसको बेचना है उसको बनाने में जो भी लागत आ रही है वो सारी की सारी आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाएगी। जैसे आप सबसे पहले रॉ मटेरियल लेके आएंगे, तो रॉ मटेरियल के बाद आप उसको फिर जो अगर कम पड़ जाएगा तो फिर उसको परचेज़ भी करेंगे, थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल या कुछ और चीज़ भी आपको परचेज़ करनी पड़ सकती है। फिर उसके बाद आपके कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, जैसे कि आपको वेजेस देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी जो है आपका जनरेटर का जो खर्चा है, डीजल का, वो देना पड़ेगा। तो जितनी भी आपकी डायरेक्ट कॉस्ट होगी वो सारी की सारी आपकी यहाँ पे इंक्लूड होगी। ठीक है, और इन सभी कॉस्ट को जोड़ के जो भी कॉस्ट आएगी उसी को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ऑल्सो रेफर्ड एज टू कॉस्ट ऑफ सेल। जो भी सामान आप बेचोगे, ठीक है, बेचने के लिए जो सामान तैयार है उस पर जितनी भी लागत आई है उसको बोलते हैं हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। नेक्स्ट है हमारा डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट जो है दोनों टर्म्स आपको पूरी अकाउंट्स के अंदर इस्तेमाल करनी है। आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा।
डेबिट को समझते हैं। डेबिट इट इज़ द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट एंड इट ड्राइव्ड फ्रॉम एन इटालियन वर्ड डेबिटो। देखिए मैंने जब आपको अकाउंट्स दिखाए थे तो मैंने वहाँ पे आपको दिखाया था कि डेबिट और क्रेडिट कैसे कैसे लिखे होते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो एक बार फिर से याद दिलाता हूँ। डेबिट हमेशा आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा, ठीक है, और क्रेडिट आपका हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखा जाएगा अकाउंट्स के अंदर। ये जो टर्म्स हैं डेबिट और क्रेडिट दोनों इटालियन टर्म हैं। डेबिट जो है उसको डेबिटो बोलते हैं, इटालियन वर्ड है। इन केस वेयर एन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड द एंट्री इज पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट एंड इट इज़ सेड दैट द अकाउंट इज़ डेबिटेड। अगर आपने किसी अकाउंट को डेबिट किया है तो एंट्री जो होगी, जो भी ट्रांजेक्शन आप पास करेंगे वो डेबिट साइड में लिखी जाएगी। इसका मतलब लेफ्ट साइड में आप उसको लिखेंगे और जब वो एंट्री आप लिख देंगे तो बोला जाएगा कि आपने अपने अकाउंट को डेबिट कर दिया है। सेम इसी तरीके से क्रेडिट होता है। क्रेडिट जो है वो राइट साइड लिखा जाएगा और इटालियन वर्ड है जिसका इटालियन में बोला जाता है क्रेडिटो, ठीक है। और अगर आप किसी अकाउंट को क्रेडिट करना चाहते हैं तो आपको एंट्री क्रेडिट साइड, इसका मतलब कि राइट हैंड साइड पोस्ट करनी होगी और जैसे ही आप पोस्टिंग करेंगे तो आप बोलेंगे हमने अपने अकाउंट्स को क्रेडिट कर दिया। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जितना आप डेबिट करें उतना आप क्रेडिट भी करें। ये रूल्स हैं अकाउंट्स के, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। बस आप इतना सा याद रखिए कि डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट अगर होगा तभी आपके चेहरे पे खुशी आएगी, वरना अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो फिर आपको पसीने भी छूटेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके हाथ में अभी कोई फ़ोन है तो आप उस फ़ोन को ख़रीद के लाए, ख़रीद के लाने के बाद में आप उस फ़ोन को इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल करने के बाद क्या अगर आप उस फ़ोन को 1 महीने के बाद बेचेंगे तो जितने का आप परचेज़ करके लाए थे क्या उतने का वो चला जाएगा? बिल्कुल भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उस फ़ोन को इस्तेमाल कर लिया है। तो डेप्रिसिएशन को हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो बोलते हैं घिसावट। इसका मतलब जो आपने वो फ़ोन इस्तेमाल करा है और चलने की वजह से वो जो घिसा है, ठीक है, उसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। कि इसका मतलब 10,000 रुपये का फ़ोन 1 महीने बाद अब कम से कम 8 या 9,000 रुपये का जाएगा। तो जो 1,000 रुपये या 2,000 रुपये उसके कम हुए हैं उसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एन एसेट्स डिक्रीज ओवर टाइम ड्यू टू यूज़, वियर एंड टीयर और ऑब्सोलेंस, दिस डिक्रीज इज मेजर्ड एट डेप्रिसिएशन। तो जो भी आपकी एसेट्स हैं उसकी जो वैल्यू डाउन होगी उसी वैल्यू को डाउन होने को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब वो डाउन कैसे होगी? या तो आपने वो इस्तेमाल करी है या वियर टीयर है या ऑब्सोलेंस से कहीं से कोई टूट गया, कुछ हो गया है, तो वो सारा का सारा आपका डेप्रिसिएशन माना जाएगा। डेप्रिसिएशन कैन बी हैपन टू बी वर्चुअली एनी फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूडिंग ऑफिस इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर, मशीनरी, बिल्डिंग एंड सो ऑन। आपके जो डेप्रिसिएशन है वो आपकी फिक्स्ड एसेट्स पे लगते हैं, करंट एसेट्स पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन जो आपको पढ़ना है अपनी क्लास 11th में वो 2 तरीके का होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब ये क्या होते हैं, कैसे काम करेंगे, कैसे कैलकुलेट होंगे, ये मैं आपको डेप्रिसिएशन का जब चैप्टर स्टार्ट होगा तब समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी एंटिटी। एंटिटी अगर आप लोगों ने बिज़नेस पढ़ ली है तो वहाँ पे आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। अगर आपने बिज़नेस अभी तक नहीं पढ़ी है तो चैनल से जुड़े रहिए। यहाँ पर भी मैं आपको बिज़नेस की और इको की दोनों की क्लासेस कराऊंगा, ठीक है। आपको पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलना है, पूरा फुल कोर्स मैं आपको कराऊंगा। तो बिल्कुल भी सोचने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपका कोर्स कैसे कंप्लीट होगा, ठीक है। चलिए, एंटिटी होती है, एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट विच परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एग्जाम्पल के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़, बजाज ऑटो, मारुति, टाटा, टिस्को एक्सेट्रा। एंटिटी का मतलब है कि ऐसी इकोनॉमिक यूनिट्स जो कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? जिसमें प्रॉफिट अर्न किया जाता है। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, रिलायंस की आप जियो इस्तेमाल करते हैं तो जियो में क्या होता है कि आप सर्विस लेने हैं, ठीक है, रिचार्ज कराते हैं और यूज़ करते हैं। तो रिलायंस का जो मोटिव है वो प्रॉफिट कमाना है, वो प्रॉफिट कमाती है, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है। तो रिलायंस यहाँ पे इकोनॉमिक यूनिट है। तो इसी तरीके से आपकी बिजनेस एंटिटी होती है। तो बिजनेस एंटिटी मीन्स एन एंटरप्राइज एस्टेब्लिश्ड इन अकॉर्डेंस विद लॉ टू एंगेज इन बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एंटिटी हम उस एंटरप्राइज को बोलते हैं जो किसी कानून के, किसी लॉ के अंतर्गत बनाई जाती है, ठीक है, और वो बनाई इसलिए जाती है क्योंकि वो बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहती है। आपका जो बिज़नेस है उसके फॉर्म्स आपने बिज़नेस में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। 5 तरह के फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो उसमें से कुछ फॉर्म मैंने यहाँ पे आपको दिखाए हैं
दीज इंक्लूड्स प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, कॉरपोरेशन, कंपनीज एक्सेट्रा। तो आप प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस कर सकते हैं, आप पार्टनरशिप का बिजनेस कर सकते हैं, या आप कॉरपोरेशन के हिसाब से बिजनेस कर सकते हैं, या आप कंपनी बना के बिजनेस कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट आता है हमारा एंट्री। एंट्री बहुत ही सिंपल टर्म है, ठीक है। आपने जो अभी तक पढ़ा है, मैंने जब आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ाई थी तो वहाँ पे हमने एक टर्म पढ़ी थी ट्रांजैक्शन, और वो ट्रांजैक्शन होनी चाहिए फाइनेंशियल कैरेक्टर में। तो वो जो ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शन को या उस इवेंट को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना ही एंट्री कहलाता है, ठीक है। तो इट इज़ अ ट्रांजैक्शन और एन इवेंट विच इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसी भी ट्रांजैक्शन को जो फाइनेंशियल नेचर की है उसका रिकॉर्ड करना ही एंट्री कहलाता है। नेक्स्ट टर्म आती है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब होता है वो इंसान जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, भरपूर पैसा है, जब वो चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे उतना पैसा खर्च कर सकता है, ठीक है। तो उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। तो इट इज़ द स्टेट वेयर अ पर्सन एंटिटी इज़ इन पोजिशन टू पे इट्स डेप्ट। उसकी जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं, जितने भी डेप्ट्स हैं, वो जब चाहे, जैसे चाहे वो पे कर सकता है, वो इतना सक्षम है, इतना काबिल है। नेक्स्ट आता है हमारा इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट जस्ट रिवर्स होता है सॉल्वेंट पर्सन का। सॉल्वेंट पर्सन के पास बहुत सारा पैसा था, जबकि इंसॉल्वेंट के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कंगाल। तो ऐसा जना जिसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, जो अपने डेब्ट्स को भी पे नहीं कर सकता, जो अपनी लायबिलिटीज़ को पे नहीं कर सकता, उस जने को या उस एंटिटी को हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट टर्म है हमारी प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर में अभी मैंने एक टर्म बताई थी सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। बिजनेस में भी आपने ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो फिर बता देता हूँ। प्रोप्राइटर का मतलब होता है कि एक अकेला इंसान जो किसी बिजनेस को रन करता है, सारा जितना भी रिस्क होता है वो उसका खुद का होता है, जितनी इन्वेस्टमेंट होती है वो उसकी खुद की होती है, बिजनेस के रिगार्डिंग वो जितने डिसीजन लेता है उसके खुद के होते हैं, और सारी की सारी टेंशन जो बिज़नेस के अंदर आनी है वो टेंशन भी उसकी खुद की होती है, ठीक है। और जो भी लॉस होगा वो लॉस उसको खुद बियर करना पड़ेगा, कोई और उसके लॉस को शेयर नहीं कर सकता। तो प्रोप्राइटर ऐसा जना होता है जिसके इन्वेस्टमेंट खुद की होती है, सारे के सारे रिस्क खुद के होते हैं, जितना प्रॉफिट होगा वो उसका है, जितना लॉस होगा वो भी उसी को बियर करना है। नेक्स्ट टर्म है हमारी रिबेट। रिबेट बिल्कुल सेम डिस्काउंट की तरह होती है। रिबेट इज ऑल्सो अ रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड अलाउ बाय द सेलर ऑफ गुड्स बट फॉर द रीज़न अदर देन फॉर विच ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड। देखिए, ट्रेड डिस्काउंट हमने पढ़ा था कि जितना ज़्यादा खरीदेंगे उतना ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ट्रेड डिस्काउंट को छोड़ के अगर उसके अलावा कोई रिडक्शन कर दिया जाता है, अगर कैश पेमेंट होगी तो कैश डिस्काउंट हो जाएगा, बट अगर उसके अलावा भी और कोई रिडक्शन कर दिया जाता है तो उसको हम रिबेट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, रिबेट मे बी अलाउड फॉर पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स सोल्ड और गुड्स बीइंग नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन एक्सेट्रा। या तो आपका जो गुड्स हैं वो बिल्कुल क्वालिटी के नहीं है, क्वालिटी के स्टैंडर्ड से नीचे हैं, ठीक है, या फिर कुछ डिफेक्टिव पीस है, तो उसको आप क्या करते हैं कि थोड़ा कम में, जैसे कि 10,000 रुपये का कोई टीवी था, ठीक है, और टीवी में क्या है कि हल्की सी लाइन आती है और उस लाइन की वजह से वो हल्का डिफेक्टिव हो गया है। अब वो पूरे 10,000 में तो बिक नहीं सकता, आपने क्या करा, उसको 8,000 रुपये में निकाल दिया। तो जो 2,000 रुपये आपने कम करके दिए हैं वो उसको ऊपर रिबेट दे दी ताकि बस वो पीस निकल जाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट टर्म, फाइनल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट क्या होते हैं, ये आपको अपनी जो 11th है उसमें सबसे लास्ट में पढ़ना है। सबसे पहले हम बेस बनाएंगे और उसके बाद जब पूरा बेस बन जाएगा तब जाके आप इन चीज़ों को बना पाएंगे। फाइनल अकाउंट का मतलब होता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, या फिर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट के अंदर 2 अकाउंट होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बिल्कुल घबराने की चीज़ नहीं है कि इनकम स्टेटमेंट क्या होता है। और ये जो अकाउंट्स हैं ये बिल्कुल एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, तब बनते हैं। आप अपनी बैलेंस शीट को हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको मैच करनी होगी, अगर बैलेंस शीट मैच नहीं है तो आपके अकाउंट्स ठीक नहीं हैं। नेक्स्ट आता है आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है। इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल और एंटरप्राइज एट अ गिवन रेट विच एग्जिबिट्स इट्स एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रिजर्व एंड अदर अकाउंट बैलेंसेज एट देयर रिस्पेक्टिव बुक वैल्यूज़। बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आप इसको समझिए। बैलेंस शीट का मतलब होता है अगर किसी कंपनी की हम बात कर रहे हैं तो उसकी कितनी एसेट्स हैं, कितनी उसकी लायबिलिटीज़ हैं,
वो सारी की सारी चीज़ें हमें बैलेंस शीट से पता लगती है। एक ऐसी शीट जो हमें बताएगी कि हमारे ऊपर कितनी देनदारी है जिसको हम लायबिलिटी बोलते हैं, और ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो हमारी खुद की हैं जिनको हम एसेट्स बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ हमेशा दोनों इक्वल होनी चाहिए, तो इसीलिए बोला जाता है कि बैलेंस शीट आपकी हमेशा मैच होनी चाहिए। आपकी एसेट साइड और आपकी लायबिलिटी साइड दोनों मैच होनी चाहिए, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। आज एक बार जो हमने पढ़ा है उसको रिकैप कर लेते हैं। आज मैंने आपको पढ़ाया है बैड डेब्ट्स, बुक वैल्यूज़, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डेबिट एंड क्रेडिट, डेप्रिसिएशन, एंटिटी, एंट्री, सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट, प्रोप्राइटर, रिबेट, और इन लास्ट हमने पढ़ा था फाइनल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इसी के साथ हमारी जितनी भी टर्म्स थी अकाउंट्स के रिगार्डिंग, जितनी भी आपको टर्म्स की ज़रूरत पड़नी है पूरी 11th 12th, वो सारी की सारी टर्म्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब टाइम आता है आपसे कुछ क्वेश्चंस करने का, ठीक है, ताकि आपकी जो नॉलेज है वो दोबारा से रिफ़्रेश हो जाए, आप सारी चीज़ों को रिकवर कर पाएँ, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि बैंक ओवरड्राफ्ट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स बताना है कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। और सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। डिफाइन मर्चेंडाइज, ये मर्चेंडाइज क्या होती है ये भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है। इसी के साथ हम आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको कंटेंट बहुत पसंद आ रहा होगा, पढ़ाना आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज़ हैं, तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या आप मेरे को मेल कर सकते हैं। क्लास के बिल्कुल लास्ट में वहाँ पे मेल आईडी है, आप डायरेक्टली मेरे को मेल कर सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। आपके लाइक और कमेंट और शेयर से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं भी आगे ज़्यादा अच्छे तरीके से और जल्दी जल्दी आपको क्लासेस दे सकूं। जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।